तो सर ये तो इनलाइन क्वेरी का था ना, जैसे प्रोसीजर का रहा तो प्रोसीजर भी तो कॉल होता है ना सर। हाँ, प्रोसीजर बना सकते हो आप। इफ़ हम्म। यू आर ऑलरेडी अवेयर विथ एसक्यूएल देन यू कैन क्रिएट द प्रोसीजर, और प्रोसीजर को अपन, वो अभी मैं डेटाबेस की बात ही कहाँ कर रहा हूँ, आप डेटाबेस में क्यों आ नहीं नहीं, जाते हो मतलब यार। वो जो इनलाइन क्वेरी की थी ना, वो इसलिए मैंने कहा आपसे। प्रोसीजर बनाने के लिए आपको एज अ मैथड यूज़ हो जाता है बस, इसमें बस और कुछ नहीं करना जी है। जी। आप जी जो जी सर। प्रोसीजर उधर बनाओगे ना बैकएंड में, उसको हम्म। आप एज अ मैथड यहाँ कॉल कर लो बस, ऐसा रहता मेथड है। कॉल करके फिर उसके बाद जो भी, अगर उसको में से भी अगर फिल्टर करना है रिकॉर्ड, तो वो वेयर कंडीशन और ऑर्डर बाय लगा सकते हो उस केस में ये चीजें। प्रोसीजर में कुछ नहीं लगा सकते। नहीं, प्रोसीजर में नहीं सर, जो डेटा फेच होके आएगा। हाँ, जो डेटा फेच होके आएगा उसमें फिर आपको ये डिसीजन मेकिंग लेना है कि आपको उसमें स्टोर किस में कराना है। इसलिए तो अपन ने हाँ। कलेक्शन पढ़ा है। हम्म। आपको यदि सॉर्टेड में कराना है तो सॉर्टेड लिस्ट अपन ने पढ़ा है। ठीक जी है। हाँ, वही तो जिस डिफॉल्ट तरीके हो का गया। बिहेवियर आपको देना है, उस हम्म। तरीके का कलेक्शन ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है, ऐसा। राइट सर। जी जी ये सर। पूरा अप्रोच है, मतलब आपको, मतलब प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम्म। आपको पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है। यही तो डॉट नेट कोर की सबसे बड़ी खास बात है कि ये जी सर। जो सी शार्प में आपने पढ़ा है उस सबको आपको यूज़ भी करना है इसमें। ए एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म्स में क्या था कि आधी आधी चीज़ें तो ए एस पी एक्स पेज में कर लेते थे, और आधी चीज़ें वो ग्रिड व्यू, डेटा लिस्ट, लिस्ट व्यू, ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स, एसक्यूएल डेटा सोर्स, ये सभी सब काम कर देते थे, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता था। पर यहाँ पर सब कुछ आपको खुद से ही स्क्रैच से बनाना है ऐसा है। तो राइट सर। तो अब अपन देखते हैं डेटाबेस ऑपरेशंस, मतलब लिंक क्यू। जैसे ये चीज़ अपन ने अभी जो करा, ये काम हमने किसके अंदर किया, कलेक्शन के अंदर किया। ठीक है। तो अब अपन जो देख रहे हैं अप्रोच, दैट इज कॉल्ड लिंक यू टू एसक्यूएल, मतलब लिंक यू टू डेटाबेस हैंडलिंग, मतलब लिंक यू क्यूरीज को आप डेटाबेस हैंडलिंग के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो डेटाबेस के अंदर यदि किसी भी टाइप का कोई ऑपरेशन यदि आपको लिंक के थ्रू करना है, तो उसके लिए आपको एक एडिशनल फ्रेमवर्क ऐड करना पड़ता है, और उस फ्रेमवर्क का नाम है एंटिटी कोर फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क को शुरू में एडीओ डॉट नेट एंटिटी फ्रेमवर्क बोलते थे, पर अब इसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म चल रहा है, अब इसको हम बोलते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द टॉपिक, दिस इज दिस इज द टॉपिक, लिंक यू टू एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। मतलब जो लिंक यू अभी अपन ने एरे के अंदर यूज़ करा, कलेक्शन के अंदर यूज़ करा, अब इस लिंक यू क्यूरीज को हम डेटाबेस के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, या डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए कैसे यूज़ करेंगे, दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग। ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नया नहीं है। लिंक यू क्यूरीज जो हमने अभी पढ़ा है फॉर डेटा सिलेक्शन, ठीक है, वो तो पूरा सेम ही है। ठीक है, बस इसके अंदर आपको कुछ नई चीज़ें मिलेगी कि डेटा इंसर्शन जो अभी अपन ने नहीं करा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास जो डेटा सोर्स था ये क्या था, कलेक्शन था। अब हमारे पास जो डेटा सोर्स होगा ये क्या रहेगा, डेटाबेस रहेगा। डेटाबेस में हम अभी कौन सा डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं, एम एस एसक्यूएल यूज़ करने वाले हैं। आप चाहो तो पोस्टग्रे भी यूज़ कर सकते हो, माई सिक्वल भी यूज़ कर सकते हो, इन सभी को आप यूज़ कर सकते हो। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सपोर्ट ऑल। ओके। The entity framework core is the additional framework of .NET Core that is used to manage the database operations. Okay, so this entity framework, this framework is used to manage database DB, database का short form है DB operations। डेटाबेस ऑपरेशंस में बहुत सारी चीज़ें मेनली आता है क्रूड ऑपरेशन। क्रूड ऑपरेशन मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये सभी ऑपरेशंस आप कर सकते हो। यदि आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की बात करें तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर दो अलग अलग अप्रोच को फॉलो करता है। इट प्रोवाइड टू डिफरेंट अप्रोच, टू डिफरेंट अप्रोच फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस, फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस। मतलब ये डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए दो अलग अलग अप्रोच को फॉलो करता है। अब जैसे आपको भी पता है कि दो तरीके से हमारे पास प्रोजेक्ट बन, मतलब दो सिनेरियो में एक्सक्यूज मी प्रोजेक्ट सर, बनता है।
हाँ जी सर बताइए। आवाज आ रही है मेरी? मैं 2-3 बार मतलब ट्राई किया पूछने का। अभी आई है आवाज़। ओह, कोई फर्स्ट बात नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके अंदर दो अप्रोच इसके अंदर यूज होता है। द फर्स्ट वन इज कोड फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच, ये पहला अप्रोच है। इस अप्रोच के अंदर जैसा नाम से क्लियर है, कोड फर्स्ट, तो ये अप्रोच का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि आपको सब कुछ एप्लीकेशन एंड से ही करना है। बैकएंड से आपको सिर्फ डेटाबेस का कंटेनर बनाना है, मतलब डेटाबेस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आपको एम एस एसक्यूएल के अंदर। उसमें बस आपको एक खाली डेटाबेस क्रिएट करना है बस। बाकी टेबल क्रिएट करने का काम, टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट मैनेज करने का काम, प्राइमरी की बनाने का काम, रिलेशनशिप में फॉरेन किया जाता है, प्राइमरी की फॉरेन की बनाने का काम, इसी को रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। किसी भी टाइप का कोई वैलिडेशन, डेटा एनोटेशन, जैसे आपको रिक्वायर्ड बनाना है, नल बनाना है, नॉट नल देना है, ऑटो इंक्रीमेंट बनाना है, मतलब ये सभी फैसिलिटी आपको एप्लीकेशन एंड से करना पड़ेगा। तो इसको अपन बोलते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट का मतलब यही है कि पहली प्रायोरिटी आपको एप्लीकेशन एंड को देना है। एप्लीकेशन एंड से ही सब चीज़ें आपको हैंडल करनी होगी। मतलब ये ऐसे डेवलपर्स के लिए है जिसको एसक्यूएल सर्वर का ABCD भी नहीं आता। मतलब आपको एसक्यूएल सर्वर के बारे में कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं है और आप चाहते हो कि आप पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हो विदाउट एनी नॉलेज ऑफ सीक्वल क्यूरी, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो आप कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज़ कर सकते हो। ये मतलब एक अलग से सेगमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया कि एप्लीकेशन एंड से ही सब चीज़ें आपको बनाना है। दैट इज़ कॉल्ड कोड फर्स्ट। दूसरा अप्रोच है। दूसरा अप्रोच बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो आप ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट आपके पास पहले से है जो ASP.NET वेब फॉर्म्स में बना हुआ है। अब ASP.NET वेब फॉर्म्स के प्रोजेक्ट को आपने बोला, आपके पर्टिकुलर क्लाइंट ने बोला कि नहीं, मुझे ये ASP.NET वेब फॉर्म्स बहुत स्लो है, इसको मुझे ASP.NET MVC या ASP.NET कोर MVC में कन्वर्ट करना है। तो अब आप सीधी सी बात है, ASP.NET वेब फॉर्म्स को ASP.NET कोर MVC में कन्वर्ट करना है तो इसका डेटाबेस तो पहले से बना होगा। तो डेटाबेस जब आपके पास पूरा बना हुआ है, आपके पास पूरा रिलेशनशिप भी है, सब कुछ इसके अंदर है, इसमें ऑलरेडी डेटा भी भरा हुआ है। क्लाइंट ये बोलता है कि मेरा पुराना डेटा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसा डेटा पहले था वैसा ही रहना चाहिए, इस टाइप का आपको रिक्वायरमेंट आ गई। तो ऐसे केस में आपको डेटा फर्स्ट अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा कि आपके पास यदि पहले से डेटाबेस है तो आप उस डेटाबेस को अपने एप्लीकेशंस पे यूज़ कर लो। कभी कभी दूसरा सिनेरियो भी आता है कि कस्टमर पहले बोलता है कि नहीं, पहले जैसे जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, जब बड़े कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड अप्रोच यही होता है कि पहले हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं और डेटाबेस डिज़ाइन करने के बाद ही हम आगे एप्लीकेशन एंड पे बढ़ते हैं। तो यदि आपको इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, मतलब SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर का जो स्टेप्स है, यदि आपको उसको फॉलो करना है तो उस केस में भी आप डेटा फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हो। तो डेटा फर्स्ट अप्रोच मतलब पहले डेटाबेस फिर कोडिंग करना है आपको। कोड फर्स्ट अप्रोच में पहले सब कुछ कोड में ही करना, कोडिंग पहले करना है। ठीक है, डेटाबेस में तो कुछ नहीं बनाना है, बस डेटाबेस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, आपके मशीन में MS SQL इंस्टॉल होना चाहिए, बाकी सब कुछ आपको एप्लीकेशन एंड से करना है। तो ये दोनों अप्रोच के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, नाम से ही आधा डिफरेंस समझ में आ रहा है। डेटा फर्स्ट अप्रोच मीन्स if you have already exist database, then you will not do anything else. You can use the database and directly work on ASP.NET Core MVC with Entity Framework Core. Second option is that you have fresh project, you have new project and you want to develop it using data first approach. Then what you will do, you will first create the infrastructure of database. After that you will create the database. After that you will create the table.
After that you will create the column. After that you will establish the relationship between tables. These things you will manage under the MS SQL or database parts. And after that you will migrate this database into the application end, and these database tables will convert it into the class, and after that you will work on it. तो ये जो सेकेंड सिनेरियो है, ये दोनों सिनेरियो में काम होता है, फर्स्ट में भी होता है, सेकेंड में भी होता है। तो एप्लीकेशन एंड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि कोड फर्स्ट अप्रोच अभी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आज के डेट में आपको भी पता है कि जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो ज़्यादातर डेवलपर्स का मतलब यही है कि वो एप्लीकेशन एंड से ही सब चीज़ें हैंडल करें। बाकी DB फर्स्ट अप्रोच भी एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि किसी को कोई क्वेश्चन है कोड फर्स्ट अप्रोच और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के बीच में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, बताइए। सर, कोड फर्स्ट अप्रोच से हम डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं क्या एप्लीकेशन से ही? हाँ, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते, डेटाबेस भी बना सकते हो आजकल, तो वो भी है। डायरेक्टली वही से डायरेक्ट बना सकते एप्लीकेशन। हो, लेकिन एक्चुअली क्या है, सर्वर तो आपको बनाना पड़ेगा ना। हाँ, सर्वर बनाना पड़ेगा एक सर। जैसा हम इंस्टॉल करते तो डेटाबेस लोकल का होता कंटेनर भी बना है। सकते हो, लोकल डेटाबेस तो यहीं से बना सकते हो। ठीक है, आजकल हम्म, तो लोकल डेटाबेस भी बनता है ना, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए 8-10 टेबल वाला प्रोजेक्ट यदि बनाना है, तो फिर आपको हम्म, सर्वर क्यों यूज़ करना, आप तो लोकल डेटाबेस का ही यूज़ करो। ठीक है, हाँ हाँ। तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आपके पास यदि मशीन अच्छा है आपका, तो आप इसमें एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए, मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिए, उसके थ्रू आप काम करिए। ठीक है, और यदि आपके पास लेस कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, जैसे 8-10 टेबल वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो आप उसमें कोड फर्स्ट अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, प्रीतिका आप क्या पूछ रहे थे? सर वो मेरा लास्ट क्लास का लास्ट क्लास का शायद आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ आपकी नहीं आ रही क्लियर। फॉलो किया जैसे आपने सर बताया था, तो बट मुझे नहीं दिख रहा यूआई पे, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या मिस्टेक किया है मैंने। आधी आवाज़ आपकी चली गई, आधी आवाज़ आ रही है, क्यों सबको आई इनकी आवाज़ पूरी? नहीं नहीं सर, सर। नहीं है। सर लेकिन मुझे आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, पता नहीं। एक बार फिर से बोलिए। मैं कह रही हूँ सर, मुझे क्या बोलते हैं, आपने जो लास्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है आ, मैंने? ये जो लिंक क्यूरी का चल रहा है, तो हम्म। उसको मैंने प्रैक्टिस किया, और फिर उसके बाद आपने एक टेबल क्रिएट किया था ना, मैंने तो टेबल नहीं फिर बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया टेबल। नहीं, टेबल नहीं सर, टेबल इन द सेंस कि उधर जैसे कि हाँ, मैंने गेट टेबल सेट का मेथड, हाँ विजुलाइजेशन, टेबल का करके, स्ट्रक्चर हाँ क्रिएट किया, हाँ। हाँ हाँ, तो मैं उसको मैंने भी किया सेम हम्म जैसे आप करवा रहे थे। हम्म तो बट मेरा जो जैसे यूआई पे आपका एक टेबल का स्ट्रक्चर दिख रहा है विद हम्म नेम हम्म एंड डिटेल, तो हम्म मेरा वो नहीं दिख रहा है वो, मतलब मैं जब रन कर रही हूँ प्रोग्राम। तो कोड में प्रॉब्लम है आपके, आपने जो क्यूरीज लिखा है वो सही नहीं लिखा है। दिखाइए सर क्या, पता नहीं, अ, एक आप मिनट शेयर में। करके बताइए स्क्रीन। अच्छा ठीक है सर, मैं करती हूँ। ये कोड में प्रॉब्लम होगी ना, चलो ठीक है, बाद में दिखा देना मेरे को स्क्रीनशॉट, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली क्या ठीक है, है मैंने वीडियो भी दे दिया, वीडियो से एक एक चीज़ें देख देख करके करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। सर, और मैं वही बोलोगे तो मैं कर रही कोड भी शेयर कर देता हूँ गिटहब के अंदर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। हूँ। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि मेरा मेरे लिए मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट अलग से थोड़े ना, जो मेरे सिस्टम है वही आपके सिस्टम में, आप कुछ ना कुछ कोड में हाँ, मैं डिफरेंस वही कर रहे सर हो। कहीं लैग कर रही हूँ, मुझे तो नहीं कोई पता कंपाइल क्योंकि टाइम मैं, एरर नहीं आ रहा है आपके कोड में, एरर नहीं आ रहा है? नहीं सर, एप्लीकेशन मेरी रन हो रही है, इवन दिखाइए मैं दो दिखाइए स्क्रीन, एप्लीकेशन, आप पास नहीं कर रहे हो, फिर जो लिस्ट ऑब्जेक्ट कुछ है तो है आपके सर पास, आप कहीं। उस लिस्ट ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यही इशू है। ब्लैंक आ रहा है उधर, जो व्यू है आपका ब्लैंक आ रहा है ना? हाँ नहीं, जैसे कि आप ये मैंने स्क्रॉल होल्डिंग किया ना, स्कैप होल्डिंग हाँ हाँ, मेथड करके व्यू, स्कैफोल्डिंग, हाँ तो हाँ। उसमें एक हमने एक क्रिएट किया स्ट्रक्चर, तो ठीक फिर है, उसमें जो मॉडल और आप वो मेरे को सब स्क्रीन क्रिएट दिखा होता है, दो, तो वो आ गया। स्क्रीन दिखा दो, मैं बता दूंगा क्या प्रॉब्लम, बताइए, ठीक शेयर है करिए सर। स्क्रीन। सर इसमें ऑप्शन पता नहीं क्यों दिक्कत हो रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है अभी।
एक ये इस मिनट में। तरीके से आएगा ना, ये जैसे मतलब नहीं, मैंने एक मिनट सर किया, अभी स्क्रीन अभी दिख रही है क्या? नहीं, अभी इधर तो नहीं हम्म, दिख रही। आप वो बीच वाला जो स्क्रीन खुला होगा उस पर क्लिक करना, तब सेलेक्ट होगा। जो पॉपअप टाइप का आया होगा ना, उसके बीच में मिडिल में हाँ, जाके क्लिक करो, एक मिनट। तब वो इनेबल होगा, तब स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आएगा। एक मिनट सर, कर रही हूँ। यू आर इस प्रेजेंटिंग वाले में क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप हाँ, आएगा, उस पॉपअप के सेंटर में जाके क्लिक करना है, नहीं तो वो डिसेबल दिखता है। ओके पॉपअप आ रहा है, पॉपअप जो आता हाँ है। सर, अभी आया। हाँ, हो गया अभी उसको। दिख रही है हाँ, screen? दिख रहा है, दिख रहा है, हम्म, दिख रहा है। एक बताइए। मिनट सर। ये मैंने एप्लीकेशन है, ये रन किया था तो आपने एक पूरा स्क्रीन शायद शेयर नहीं किया, इसमें व्हाट्सअप वेब दिख रहा है। उसमें दो ऑप्शन आता है, एक तो शेयर ऑल स्क्रीन और शेयर फर्स्ट इंडिविजुअल स्क्रीन। तो आप उसको जाओ, पूरा शेयर ऑल स्क्रीन करो तो दिखेगा। हाँ, अब दिख जाएगा शायद। हाँ, अब कराओ, आप विजुअल स्टूडियो में जाओ। हाँ, अभी दिख रही है सर ना हाँ, इंटायर अब स्क्रीन? विजुअल स्टूडियो में जाइए। हाँ। दिख रहा है, दिख रहा है। तो सर ये मेरा कोड है। इसमें ये ऊपर करिए, सेम। थोड़ा स्क्रॉल अप करिए, स्क्रॉल अप। ओके। आई नंबरेबल प्रैक्टिस वेब एप्लीकेशंस डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉई। ठीक है। आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी लिया है आपने, ठीक है, ठीक है। फॉर आइटम मॉडल करा, फिर इसको आपने मॉडल डॉट आईडी, ठीक है, ये तो सही है। अब हाँ, इसके मैं कंट्रोलर में जाइए, ये कलेक्शन एग्जाम्पल। लिखा तो आपने सब सही है, फिर क्यों नहीं चल रहा है? कलेक्शन एग्जाम्पल डॉट सी एस एस टी एम एल। आउटपुट है सर इसका, मुझे लग रहा है कहीं ओवरराइट तो नहीं कर रहा है ये, नहीं, मैं नहीं, नहीं, वही सब। ओवरराइड नहीं कर रहा है। आप एक काम करो, उसमें जाइए, प्रोग्राम डॉट सी एस में। ओके। मेथड अभी बताइए मुझे, कौन सा मेथड, ना मेथड का नाम क्या है अभी, एक्शन मेथड का नाम क्या है? कलेक्शन एग्जाम्पल। मेरा, हाँ और एक मिनट। और ये कंट्रोलर का नाम क्या है? मैंने वही सेम लिया सर का, ये कलेक्शन एग्जाम्पल। कंट्रोलर का मैं एक नाम तो बार, लिंक्यू है ना? नहीं कंट्रोलर नेम हाँ लिंक क्यों डाला है यहाँ पे? दिखाइए कंट्रोलर का नाम मुझे एक बार। ओके। हाँ, लिंक्यू कंट्रोलर का नाम डाला है, और इसमें कलेक्शन एग्जाम्पल डाला है। ठीक है, ठीक है, ये तो सही है। वापस कोड में जाइए। हम्म, ये सेमीकॉन लगा दिया ना आपने, न्यू लिस्ट एम्प्लॉय में सेमीकॉन क्यों लगा दिया? ये लिस्ट ही खत्म हो गया। हाँ, कहाँ पे ऊपर सर? न्यू लिस्ट एम्प्लॉय जहाँ पे लिखा है ना आपने, सबसे फर्स्ट लाइन, ओके। इसमें सेमीकॉन लगा दिया तो लिस्ट हो गया ये यहाँ खाली। पे। हाँ, ये सेमीकॉन हटा दो, बस यही गलती है। ओके। ओके। सेमीकॉन का मतलब हो गया ये यहीं ख़त्म हो गया तो लिस्ट हो गया खाली। अब देखो, इसको आप प्रॉपर लेकिन फिल करो, जैसे मैंने करा था ना, न्यू लिस्ट हाँ हाँ एम्प्लॉय। ये हाँ आपने हाँ इसको सही नहीं लिखा है, न्यू लिस्ट एम्प्लॉय में ब्रैकेट हटा दो, दोनों जो ब्रैकेट लग रहे हैं ना, पैरेंथेसिस, इसको हटा दो। हाँ, अच्छा ये और ये। न्यू लिस्ट एम्प्लॉय में जो पैरेंथेसिस लगा ना, स्मॉल ब्रैकेट, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो दोनों ब्रैकेट को हटा दो, जहाँ पे अभी कर्सर ओके। ब्लिंक कर रहा है आपका। हाँ, इसको भी हटा दो, बस अब चला दो। अभी ये एरर क्या दिखा रहा है ये हटा इधर? दूँ ना सर? एक मिनट रुक जाओ। इधर न्यू एम्प्लॉई, हाँ, ब्रैकेट में सही है, न्यू कर्ली एम्प्लॉय। ब्रैकेट के यहाँ सेमीकोलन लगा है शायद। ये इधर सेमीकोलन जो लगा रहे हैं उनमें कॉमा लगाओ, जहाँ पे सेमीकोलन लगाया ना आपने अंदर न्यू एम्प्लॉई, इसमें कॉमा लगाओ। ओके। जहाँ पहले पे वो मैं, एप्लीकेशन रन मोड में स्टॉप कर दो पहले। हाँ, पहले स्टॉप कर दो सबसे पहले तो। हाँ, और जितने भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए ना न्यू एम्प्लॉय कर करके, उन सभी जगह में जहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाया ना आखिरी में, हाँ हाँ हाँ, इन सबको कॉमा लगा दो इसकी जगह में, सेमीकोलन की जगह में। ओके। यहाँ पर भी कॉमा लगा दीजिए, नीचे भी लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए, ठीक है, और लास्ट वाले में भी लगा दीजिए। ये हट गया, अब चलाइए। तो अब एक्चुअली क्या है, अब ये लिस्ट आपका जो क्या था वो एम्प्टी लिस्ट था, इसलिए दिख नहीं रहा था। ओके। तो ये आपने थोड़ा सा अच्छे से उसको देखा करो, जो भी कोड है ना। ओके। और सर, अच्छा ये हो जाए, एक क्वेश्चन और था मेरा। बताइए।
सर जो आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवाया है उसमें जो आपने सिंटेक्स दिया है सर, थोड़ा सा उसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो में आपने यूज मैंने देखा 2 बार करके, बट एक बार आप एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता। कौन सा ये हो गया। डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाले मैंने अभी सिर्फ स्कोप डी बताया है, और हाँ सर, वो सिस्टेम्स और स्कोप बट हाँ, जो है वो मैंने बताया है कि आगे जब अपन ट्रांजेक्शन वाली चीज़ें देखेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे। नहीं सर, स्कोप में ही आपने मुझे अभी 1 मिनट। आपको इसमें समझ में क्या नहीं आया ये पूछो, मैं एक थ्योरी हाँ, एक्सप्लेन करूंगा फिर सुनोगे और फिर खुश हो नहीं नहीं जाओगे सर, और कल फिर नहीं भूल नहीं जाओगे। थ्योरी नहीं, मुझे जो समझ में नहीं आया मैं वही हाँ। बोल रही हूँ कि 1 मिनट मुझे, वो क्या बोलते हैं, आपने जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते हैं ना सिंटेक्स में, हम्म। प्राइवेट और मतलब नाम देके फिर सर्विसेज क्रिएट किया था, फिर सर्विसेज को भी इंजेक्ट किया था वहां पे। बस सर्विस को ही इंजेक्ट किया था, बस उसी को डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। जो आपने सर्विस बनाया था ना, हाँ हाँ। उस सर्विस को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल कर लो, नॉर्मल तरीका हो हम्म गया, ठीक है। हम्म और दूसरा तरीका ये हो गया है कि जो सर्विस क्लास हमने बनाया है उस सर्विस हम्म, क्लास के इंस्टेंस हमने क्रिएट, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पता है आपको? इंस्टेंस के पास सिर्फ एड्रेस होता है और ऑब्जेक्ट के पास एड्रेस भी होती है और मेमोरी भी होती है, ठीक है। ओके। तो अपन ने जैसे ये जो एक्शन सर्विस एडिशन सर्विस हमने बनाया ना, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने, सिर्फ क्या बनाया, इसका एक रेफरेंस बनाया है, हम्म, अंडरस्कोर सर्विस। और इस रेफरेंस को हमने इस क्लास के अंडर में क्या करा है, इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। ओके। तो मतलब बिना ऑब्जेक्ट, मतलब इसके लिए हमें अलग से कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसका जो ऑब्जेक्ट मतलब ये जो मेमोरी है अंडरस्कोर सर्विस, जो इंस्टेंस हमने बनाया है, ये किसकी मेमोरी यूज़ कर रहा है, एडिशन कंट्रोलर की यूज़ कर रहा है। तो एक तरह से ओके। ये क्या है, आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया ना, कि किसी भी हम्म, एक क्लास के अंदर के फीचर्स को यदि आपको दूसरे क्लास में यूज़ करना है तो हमने पहले क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सिर्फ हमने उसका इंस्टेंस बनाया। और डिपेंडेंसी हम्म, इंजेक्शन के थ्रू हमने क्या करा कि जो भी हमारा करंट क्लास है उसके अंदर के रिसोर्स को इंजेक्ट कर लिया और उसके अंदर ही हमने डेटा को स्टोर कर दिया। ओके सर। तो ये एक्चुअली क्या है, एक लूज कपलिंग भी है, ये एक डिजाइन पैटर्न है, ठीक है। क्या है, डिजाइन हम्म, पैटर्न है, और ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर के लूज कपलिंग बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये डिजाइन पैटर्न का पार्ट है, ठीक है। जैसे ओके। सिंगलटन होता है, ठीक है, प्रॉक्सी हो, तो वैसे अभी अपन ने कौन सा यूज़ करा है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर, स्कोप्ड यूज़ किया है। स्कोप, हाँ। मैंने इसको ठीक है सर। इंटरफेस के थ्रू बनाया है। आपको इंटरफेस यदि समझ में नहीं आया तो आप इंटरफेस हटा देना, सिर्फ क्लास का रेफरेंस बना के ही कर लेना, हम्म ठीक है। क्लास का रेफरेंस है ना, क्लास बनाया ना मैंने, एडिशन हम्म सर्विस। हम्म तो आप वहाँ पे जहाँ पे आई एडिशन लिखा है वहाँ पे सिर्फ एडिशन सर्विस लिख दो। ठीक है सर, नहीं समझ के इंस्टेंस, मतलब मैं क्या समझ रही हूँ, इंस्टेंस हम जैसे सर्विस में बनाते हैं तो इसलिए वहां पे डिफाइन करके फिर उसको क्लास, मतलब जैसे कि आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन 2-3 मेथड वहां पे मतलब बना बनाया के फिर है, यहाँ हाँ पे, हाँ। इसलिए मतलब इंस्टेंस इसीलिए क्रिएट करते हैं लाइक कि उसको रीयूज कर सके। हाँ, कैसे? इंस्टेंस का यूज, इंस्टेंस का मतलब ये होता है किसी भी क्लास के अंदर के डायनेमिक कंपोनेंट को यदि आपको एक्सेस करना होता है तो आपको इंस्टेंस बनाना होता है। नॉर्मल आपने ठीक है सी सर। शार्प में पढ़ा होगा कि हम्म मान लो हम्म मेरे पास एक क्लास ए है, उस क्लास के अंदर मेरे पास मेथड है हेलो या डिस्प्ले मेथड है। अब उसको यदि आपको कॉल करना है तो कैसे कॉल करते हो, दूसरे क्लास से प्रोग्राम डॉट सी एस से कैसे कॉल करते थे आप, ऑब्जेक्ट बनाते थे ना। कैसे हम्म, बनाते थे ऑब्जेक्ट, ए क्लास का ए ओ बी जे इक्वल टू न्यू ए बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना। यस सर। तो इसमें क्या था, वीक डिपेंडेंसी था, क्योंकि हम उसी क्लास हम्म का इंस्टेंस बना रहे हैं, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम्म पर क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम सिर्फ इंस्टेंस बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट नहीं हम्म, बनाया अपन ने, एडिशन सर्विस का ऑब्जेक्ट कहीं पर आपको दिख रहा है यहाँ पे इस क्लास में? नहीं तो फिर बिना नहीं ऑब्जेक्ट सर। बनाए अपन क्या कर रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, हम्म, क्योंकि ये हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन फीचर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है। ओके। नहीं तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा आपको, क्या दे देगा, आप नॉर्मली नल। करके देखो। और इसके लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए आपको मिडिल वेयर में जाके रजिस्टर भी करना पड़ता है। सिर्फ इतना, इतने से काम नहीं हो गया कि बस आपने इंस्टेंस बना दिया और कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दिया तो हो गया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ मिडिल वेयर अपन ने उसको रजिस्टर भी करा है, ठीक सर है। ये बोल रहे हैं हाँ रजिस्टर, ये हाँ, यदि आप एड ये स्कोप। रजिस्टर नहीं करोगे ना तो ये डिपेंडेंसी हम्म, इंजेक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ओके ठीक है। ओके या। तो
तो ये मैंने बोला थैंक यू। था कि ये एक डिजाइन पैटर्न है, जैसे एमवीसी में मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, तो हमने एक एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट कर दिया, सर्विस लेयर। और जितना भी हमारे पास प्रोग्राम के अंदर का जो लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन है, जो लॉजिक वाला काम है, वो सब कहाँ करना है आपको? सर्विस में करना है। ठीक है। ठीक है तो सर। पहले आप ये समझो कि इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम एक क्लास के अंदर के मेथड्स को दूसरे क्लास में यूज़ करते हैं, ये चीज़ें पहले आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो मैंने सी शार्प में पढ़ाया था ना, वो पहले आप अच्छे से क्लियर करो। आपने शायद उस समय अच्छे से नहीं करा है, इसलिए आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक ये है सर। प्योरली ऊप्स है, इसमें पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से ही पूरा काम चलता है। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। हेलो सर, हाँ जी, बताइए। एक डाउट था, एड ट्रांजिएंट एंड एड स्कोप मींस कौन मैंने सी अभी बोला कि मींस अभी मैंने विच ऐड टाइम? ट्रांजिएंट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिना एग्जांपल के आपको समझ में नहीं आएगा। ओके ओके 99% केस में ऐड स्कोप्ड यूज़ होता है, तभी यही वाला यूज़ करो। जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बताऊंगा, पहले मुझे डेटाबेस पढ़ा देने दो, बट डेटाबेस के बाद बताऊंगा मैं। ठीक है, ओके ओके चलिए। ठीक है, थैंक यू। पर यह है कि 99% केस में ऐड स्कोप्ड ही आपको यूज़ करना है, यही चलता है। मैंने तो आज तक एक भी प्रोजेक्ट में ऐड ट्रांजिएंट यूज़ नहीं करा अभी तक। बाकी इंटरव्यू में पूछते हैं तो मैं उसको प्रैक्टिकली एक छोटे एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है। ठीक है, आज अभी अपन देख रहे हैं जैसे ये कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, आज अपन इसको प्रैक्टिकली करते हैं, कोड फर्स्ट अप्रोच किस तरीके से अपने को काम करना है, क्योंकि शुरू में पहले हम कोड फर्स्ट अप्रोच ही करेंगे। ठीक है। तो कोड फर्स्ट अप्रोच के लिए सबसे पहले आपके मशीन के अंदर डेटाबेस क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, डेटाबेस प्रेजेंट यदि नहीं है तो आप अपने मशीन के अंदर डेटाबेस नहीं है तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर एक इनबिल्ट डेटाबेस रहता है, जिसको अपन बोलते हैं लोकल डेटाबेस। तो जो काम आप सर्वर डेटाबेस पे कर सकते हो, वो काम आप लोकल डेटाबेस पे भी कर सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या होगा? डिफरेंस होगा। सर्वर वाला जो डेटाबेस होगा उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग किसका होगा? सर्वर का होगा। और लोकल डेटाबेस के अंदर जो आप यूज़ करोगे उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग किसका होगा? लोकल का होगा। ठीक है, बस ये आपको इसके अंदर मैनेज करना है। तो कोड फर्स्ट अप्रोच वी आर यूजिंग, इसके लिए आपको सबसे पहले 3 लाइब्रेरी यूज़ करना रहेगा। एक लाइब्रेरी फर्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन, लाइब्रेरी सेकेंड एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट सिक्वल सर्वर, लाइब्रेरी थर्ड एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाइए, टूल्स में जाइए। आप चाहो तो 2 तरीके से आप लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। एक तो है कंसोल, मतलब बाया कमांड, और दूसरा है बाया मतलब सॉल्यूशंस। नुगट पैकेज मैनेजर सॉल्यूशंस भी है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। दिस वन, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा ये ऑप्शन। तो हमें अभी ब्राउज़ करना है। पहले एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन, इसको उठा लो, इधर यहाँ पे पेस्ट कर दो। सर्चिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन, ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन। ठीक है, इसमें वर्जन जो है एक ही वर्जन सभी के मैनेज करना, मैं कर रहा हूँ इसमें 9.0.12। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल 9.0 लेटेस्ट स्टेबल। ठीक है, ऑलरेडी शायद ये इंस्टॉल्ड है मेरे मशीन पे, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसको देख लेते हैं, ये बता रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर, इसमें तो नहीं दिखा रहा है। चलो ये कर लो 9.0.12। ठीक है, आई एक्सेप्ट कर लो। इस तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट्स में। ओके,
फिर वापस से जाना है अपने को नेक्स्ट एंटिटी फ्रेम। अब ये डिपेंड करता है आपका जो सर्वर है वो क्या है। यदि आपके पास SQL सर्वर है तो आपको ये वाला करना है इंस्टॉल। यदि आपके पास कोई दूसरा सर्वर है तो अलग अलग सर्वर के लिए अलग अलग तरीके के आपको लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होती है। अगेन 9.0.12 दिस वन आई विल इंस्टॉल। After that, third one, entity framework code or tools. तो ये तीनों लाइब्रेरीज आपको इनिशियली अपने मशीन पे इंस्टॉल करना है। तो ये पूरे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ये आर्टिकल भी प्रीफर कर सकते हो। कोड फर्स्ट अप्रोच इन .NET कोर MVC। इसमें मैंने इसका डेफिनेशन भी बताया। कोड फर्स्ट इज कंप्लीट डायनेमिक अप्रोच ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क वेयर वी क्रिएट डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस एंड टेबल डायनेमिकली यूजिंग DB कंटेक्स्ट क्लास। इसके अंदर एक क्लास भी यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड DB कंटेक्स्ट। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट लोकल डेटाबेस यूजिंग सर्वर एक्सप्लोरर। आपके पास यदि SQL सर्वर नहीं है फिजिकली तो आप लोकल डेटाबेस से भी काम कर सकते हो, जैसा मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि SQL सर्वर थोड़ा सा मशीन के परफॉर्मेंस को डाउन भी कर देता है। तो यदि आपका मशीन अच्छा हाईटेक है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है व्यू में जाइए, सर्वर एक्सप्लोरर में जाइए। जैसे ये देखो बहुत सारे लोकल डेटाबेस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ऐसे अपन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे डेटा कनेक्शंस पे, ऐड कनेक्शंस पे, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डेटाबेस SQL क्लाइंट, यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दो। इसका नाम मैंने दे दिया प्रैक्टिस DB 2026। ये मैंने डेटाबेस इसके अंदर बना लिया और इसको यूज़ विंडोज़। अब इसमें दो टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं। एक विंडोज़ ऑथेंटिकेशन होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र ID पासवर्ड से वैलिडेट होता ऑथेंटिकेट होता है, और एक SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन भी आप कर सकते हो। एक बार इसको टेस्ट कर लो। अभी तो डेटाबेस फाइल है ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए ये नहीं हो रही है। तो इसमें दो है, यदि डेटाबेस फाइल नहीं होगी तो ये क्रिएट कर देगा, यदि होगी तो अपडेट कर देगा। तो नहीं है इसके अंदर, ओके करके इसको बना दो, ठीक है। ये कहाँ बना रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव यूजर्स, इसी में बनाता है, यूजर्स के अंदर ही बना रहा है, ठीक है। डू यू लाइक टू क्रिएट इट? आप चाहो तो इसको किसी और ड्राइव के अंदर भी बना करके रख सकते हो। तो मैं इसको किसी और जगह ब्राउज़ कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे C ड्राइव में नहीं बनाना है, आई वांट टू क्रिएट ऑन D ड्राइव। तो मैं ऐसा इसका लोकेशन भी दे सकता हूँ, दिस वन। तो दिस डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड। ये आप देख सकते हो कि प्रैक्टिस DB.MDF मैंने सिर्फ एक डेटाबेस बनाया है। बाकी इसमें पूरा वैसे ही ऑप्शन आता है जैसे आपके SQL सर्वर के अंदर आता है। यहाँ पे आप टेबल्स बना सकते हो, व्यूज़ बना सकते हो, प्रोसीजर्स बना सकते हो, फंक्शंस बना सकते हो। ये सभी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा डेटाबेस इसके अंदर क्रिएट हो चुका है। थर्ड स्टेप्स भी हमने कर लिया। अब इसके बाद अब ये कोड फर्स्ट अप्रोच है। तो कोड फर्स्ट अप्रोच में आपको टेबल क्रिएट करने का जो काम है, DB कंटेक्स्ट क्लास बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप अपने डेटाबेस के अंदर का जो इंस्टेंस है उसको हम इससे क्या करते हैं, मैप करते हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो डेटाबेस को मैप करने के लिए हम DB कंटेक्स्ट एक प्री डिफाइंड क्लास है, उस क्लास को इनहेरिट करते हुए कस्टम DB कंटेक्स्ट क्लास बनाएंगे। तो आपको पहले ये डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि आपको टेबल किस नाम से बनाना है। जैसे आपको 5 टेबल बनाना है तो 5 टेबल बनाना है तो 5 अलग अलग आपको क्या बनाना है, क्लास बनाना है। टेबल एज अ क्लास, मतलब क्लास जो मॉडल क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग आपका टेबल क्रिएट होगा।
ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी जो क्लास बना हुआ है मैं उसी का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास मैंने एक क्लास ऑलरेडी मॉडल का बना के रखा है एम्प्लॉई, दिस वन। तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसी के एम्प्लॉई के नाम से ही मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। तो इसके लिए बस मुझे सिंपल यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, की लिखना पड़ेगा। की मतलब प्राइमरी की किसको बनाना चाहते हो, तो मैंने इसको बता दिया कि भाई इसको मुझे प्राइमरी की बनाना है, दिस वन। ये किसके अंदर है, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। बाकी कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहीं पर अपन एक डेटाबेस कंटेक्स्ट भी बना लेते हैं, डीबी कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने दे दिया प्रैक्टिस डीबी को, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। डेटाबेस कंटेक्स्ट फॉर डेटाबेस, नाम से क्लियर, डीबी कंटेक्स्ट। डीबी कंटेक्स्ट मतलब डेटाबेस कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे प्रैक्टिस डीबी कंटेक्स्ट। कोई भी नाम आप दे सकते हो। दिस इज अ सिंपल क्लास, और इस क्लास के अंदर डीबी कंटेक्स्ट दिस इज अ रेडीमेड क्लास, इसको हमने इसमें इनहेरिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि डीबी कंटेक्स्ट एक प्रीडिफाइंड क्लास है। इस क्लास के पूरे फीचर्स प्रैक्टिस डीबी कंटेक्स्ट के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद इसका आपको बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, बना लीजिए प्रैक्टिस डीबी कंटेक्स्ट, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, क्लास नेम से जो अपन बनाते हैं। और यहाँ पर अपन एक इसका एक इनिशियलाइज डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस, अब हमारा जो डीबी कंटेक्स्ट है उसको इनिशियलाइज कर लेंगे। तो एज अ पैरामीटर्स वी विल पास द करेंट डीबी कंटेक्स्ट क्लास, ठीक है। मतलब ये हमने एक क्या बना दिया, दिस इज़ अ डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन क्लास के अंदर हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया ऑप्शंस के नाम से। अब हमारे पास बेस क्लास के अंदर के कंस्ट्रक्टर को क्या करना है, इनहेरिट करना है। तो C# में मैंने बताया भी था कि आपको किसी भी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यदि आपको चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करना है तो इसके लिए बेस कीवर्ड यूज़ होता है। और इस बेस कीवर्ड के थ्रू आप किसी भी बेस, इसमें बेस क्लास का नाम क्या है, डीबी कंटेक्स्ट। अब डीबी कंटेक्स्ट भी एक पहले से बना बनाया क्लास है जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ने बना के रखा है। तो इस क्लास के अंदर का जो कंस्ट्रक्टर के अंदर का जितना भी कंटेंट होगा वो हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर जाकर क्या हो चुका है, इनहेरिट, मतलब हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर जाकर क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है। इतना आपको करना है। इसके बाद अब आपको जितने भी आपके मॉडल में जितने भी आपको टेबल्स मतलब बनाना है, टेबल मतलब यहाँ पे मॉडल क्लास की बात कर रहा हूँ, तो जितने भी मॉडल क्लास आप बनाते हो, जैसे अभी हमने एक ही मॉडल क्लास बनाया एम्प्लॉई, ऐसे जैसे एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट, अलग अलग मॉडल क्लास आप बनाते हो, तो उन सभी मॉडल क्लास को आपको इस डीबी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर जा कर के रजिस्टर करना होगा, डिफाइन करना होगा मतलब। तो यहाँ पर इसके लिए पब्लिक, तो जैसे डेटाबेस के लिए डीबी कंटेक्स्ट होता है वैसे टेबल के लिए होता है डीबी सेट। और डीबी सेट टाइप का आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हमारे मॉडल का नाम क्या है, एम्प्लॉई। और इस तरीके से इसमें क्या लिंक क्यू में क्या चलता है, सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों चलता है। तो मान लो आपके टेबल का नाम एम्प्लॉई है तो इधर जो एप्लीकेशन एंड पे वो किस नाम से मैनेज होगा, एम्प्लॉयज़। तो इस तरीके से हमें मैनेज करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हो टेबल पूरा यहाँ पे खाली है, अभी कोई भी टेबल क्रिएट नहीं है। जैसे हम इसको माइग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, मतलब यहाँ पर हम जैसे ही डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेबल क्रिएट होगा। तो ये स्टेप्स हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया। अब इसके अंदर एक स्टेप और बचा हुआ है कि जहाँ पर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करना है। तो जैसे आपने यदि ASP.NET का ओल्ड वर्जन पढ़ा होगा तो वहाँ पे web.config या वहाँ पर भी ऐप मतलब वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाकर के अपन क्या बनाते थे, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते थे, या ऐप सेटिंग्स.json फाइल भी बना सकते थे वहाँ पर भी।
तो वैसे यहाँ पर भी ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल है। ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल का मतलब ये है कि ये एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल जैसा है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लेवल का जो भी आपको सेटिंग करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, कोई ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ये कनेक्शन स्ट्रिंग्स अभी मैं निकाल करके बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। बाकी कनेक्शन स्ट्रिंग पैरामीटर्स आपको इस तरीके से यूज़ करना है। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग का जो पाथ है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस स्लैश चेंज करना है। देखो यहाँ पर जाओ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। अब ये यदि सर्वर वाला कनेक्शन स्ट्रिंग होगा तो इसका पाथ क्या होगा, थोड़ा अलग रहेगा। ये हमारा लोकल कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो ये पूरा पाथ आपको चेंज करना रहेगा बस। दिस वन, तो दिस विल बी क्रिएटेड। तो ये कैसे मैंने लिया कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गया, सिंपली मैं यहाँ पे डेटा सोर्स पे गया और यहाँ पे जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाकर के मैंने पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। ये स्टेप्स आपका मैनेज हो गया। अब इस जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको हमें एक बार अपने प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर जा कर के एज अ मिडिल वेयर क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। ये लास्ट स्टेप, और ये स्टेप जनरली हम स्किप कर देते हैं, इसलिए हमारा प्रोग्राम नहीं चलता। तो इसको अगेन वी विल गो ऑन प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल और यहाँ पर जैसे हमने ये सर्विस ऐड किया था वैसे सेम बिल्डर डॉट सर्विसेस डॉट एड db context, और यहाँ पर हमारा जो db context है इसका नाम है प्रैक्टिस db context। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शंस और यहाँ पे ऑप्शंस डॉट, ये आपका की है वही लेमडा मेथड यूज़। अब यहाँ पर आपको जो भी डेटाबेस यूज़ करना है, यूज़ एसक्यूएल सर्वर, तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट कोर ये लाइब्रेरी भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब ये आएगा। ये आ गए यूज़ एसक्यूएल, यहाँ क्यों नहीं रहा है ये, यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा देंगे, एक सेमीकोलन और बचा, एक डेटाबेस और बचा है शायद। हाँ ये assembly reference, options equals to options dot use SQL server।
सेटिंग में भी सही नाम दिया है। No accessible extension measure. Use SQL Server extending first argument of type DB context option builder could be found. ये वाले लाइन पे एरर प्रोवाइड कर रहा है। माय डेटाबेस कनेक्शंस। आई थिंक कोई ना कोई लाइब्रेरी अपना यहाँ पे मिसिंग है। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, इसमें एसक्यूएल सर्वर वाला पैकेज ऐड नहीं करना पड़ेगा क्या? शायद मुझे लगा वही में ठीक है। बात कोई लाइब्रेरी मिसिंग दिख रही है। अपन ने एसक्यूएल सर्वर कर तो दिया था ना? हाँ सर कर तो दिया एंटिटी पर फ्रेमवर्क कंट्रोल कोड और एसक्यूएल सर्वर तो हाँ। किया था अपन ने। हेलो हाँ जी, अगर उधर कंट्रोल डोर करके उस पे यूज एसक्यूएल सर्वर तो रेफरेंस का नाम आ जाएगा वो वहाँ पे। देखो, हाँ एसक्यूएल सर्वर वाला शायद अपन ने नहीं करा। क्या बोल रहे हो हाँ। आप? और वो रेफरेंस ऐड करने के लिए अभी तो पहले एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा फिर उसके बाद कंट्रोल डोर करके ना वो लाइब्रेरी का नाम तुरंत ही आ जाता है नहीं, वही ये आएगा वाला ना। नहीं आया ना, ये वाला। हाँ ये वाला ये वाला अपन ने किया था, शायद वो इंस्टॉल नहीं हुआ। जल्दी स्किप कर दिया था क्या अपन ने? ये वाला इंस्टॉल नहीं हुआ है, इसलिए इस चक्कर में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसमें दिखेगा ना इंस्टॉल्ड में, इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा है ये। ये देखो, ये इंस्टॉल नहीं है, ये वाला पैकेज अपन मिस कर दिए। दिस वन। ये अपन कभी कभी क्या करते हैं, ये चेक बॉक्स को चेक करना भूल जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ अपन क्लिक कर देते हैं, तो इससे क्या होता है वो इंस्टॉल नहीं होता। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। अब इंस्टॉल हो रहा है। आई एक्सेप्ट, यस। अब ये एरर फिनिश हो जाएगा। ये देखो अपने आप चला गया यूज एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। तो हमने किया ज़रूर था, लेकिन हमने उस पर इंस्टॉल वाले जो पर्टिकुलर बटन है उसको सिलेक्ट नहीं किया था। तो इसलिए यहाँ से आप पूरा चेक भी कर लिया करो कौन कौन से लाइब्रेरी आपके पास है। ये पैकेजेस में सब दिख जाएगा कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोड और डिज़ाइन है, सिक्वल सर्वर है, टूल्स है, ये सभी चीज़ें अपने पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अब अपने को मैनेज करना है, ये 2 कमांड आपको चलाना है। तो इसके लिए आपको ऐड माइग्रेशन, यहाँ पर एक माइग्रेशन फाइल आपकी क्रिएट होगी और फिर इसके बाद आपको अपडेट डेटाबेस करना है। तो डेटाबेस के अंदर जा कर के हमारा टेबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, यदि सब कुछ प्रॉपर रहा। तो अभी तो हमारे पास एक ही टेबल क्रिएट होगा क्योंकि हमने एक ही बनाया है। ऐसे आपको मल्टीपल टेबल क्रिएट करने हैं तो मल्टीपल टेबल भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे अभी अपने को कोई एक टेबल और ऐड कराना है, किसको ऐड कराना है, मान लो हमारे पास मॉडल के अंदर कोर्स हमने बनाया है, तो कोर्स को भी अपने को ऐड कराना है। कोर्स के बाद हमने एक और बनाया था स्टूडेंट, स्टूडेंट को भी ऐड कराना है। तो इनको भी आप इसके अंदर जा कर के मैनेज कर सकते हो। कहाँ पे जाना पड़ेगा इसके लिए, जो डीबी कंटेक्स्ट है हमारा, प्रैक्टिस डीबी कंटेक्स्ट, यहाँ पर जाना है और यहाँ पे जा कर के बस डीबी सेट, यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे लिख दो कोर्स और यहाँ पे अपन दे देंगे कोर्सेस, दिस वन। ऐसे अपने को स्टूडेंट CS नाम से बनाया था।
तो यहाँ पर बना देंगे पब्लिक डीबी सेट एंड हियर स्टूडेंट CS एंड स्टूडेंट CS, इसमें S भी जोड़ दो, गेटर एंड सेटर। तो इस तरीके से हम इसको तीन अलग अलग टेबल अपन यदि प्राइमरी वैसे आईडी प्राइमरी की ऑटोमेटिकली भी बना लेता है, मतलब यदि इंटीजर नाम से हमने कोई कॉलम बनाया तो उसको वो प्राइमरी की अपने आप भी मान लेता है, पर फिर भी आप एनोटेशन दे दो, कभी कभी नहीं भी लेता वो। तो यहाँ पे एनोटेशन दे दिया अपन ने आईडी। अभी की करके देना पड़ेगा ना? सॉरी की, यहाँ पे की चलता है, आईडी चलता है जावा में, यहाँ पे देना पड़ेगा आपको की। ऐसे ही आपको कोर्स में देना रहेगा, कोर्स में भी दे दीजिए। तो मतलब एक कॉलम आपको इंटीजर इसके अंदर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो आईडी के लिए क्या रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा। ये हमारा और इसके पूरा फॉरेन के लिए भी? हाँ फॉरेन के लिए भी बना सकते हैं, अभी मैंने फॉरेन नहीं बना रहा हूँ, फॉरेन अपन बाद में बना लेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ प्राइमरी की बना रहा हूँ, 3 टेबल्स को मैंने यहाँ पे एनरोल करा है, क्योंकि अभी फॉरेन के लिए थोड़ा सिंटेक्स क्या है, इसमें रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ेगा, वो बताऊँगा मैं। अब आपको जाना है, आप तो यहाँ चलो पर सर जो कोर्स नेम के लिए स्ट्रिंग जो डेटा टाइप दिया है ना, हाँ हाँ, तो इसका डेटाबेस में जो डेटा टाइप लेगा वो varchar लेगा कि n varchar लेगा? उसकी लेंथ क्या ये मेरे रहेगी? ख्याल से एनवेयर कर लेगा, क्योंकि लेंथ तो अपन ने स्पेसिफाइड नहीं किया ना, तो ये लेंथ मैक्स ले लेगा? स्पेसिफाई नहीं किया। ये शायद सर टेक्स्ट लेगा मेरे ख्याल से, एक टेक्स्ट भी लेगा होता नहीं, है। टेक्स्ट तो नहीं लेगा ये, टेक्स्ट लेगा, टेक्स्ट लेगा, टेक्स्ट देखा है मैंने सर, हाँ टेक्स्ट ले टेक्स्ट तो लेता होता है। है, पर ये एनवेयर लेना चाहिए उसे। पर एनवेयर में भी तो साइज नहीं अपन नहीं, देते हैं ना। हाँ n उसमें varchar भी मैक्स ले लेगा। एनवेयर ये मैक्स लेगा, क्योंकि एनवेयर और वेयर में कोलेशन सेट का डिफरेंस रहता है, उसमें मल्टीपल कोलेशन सेट का सपोर्ट होता है। कोलेशन पढ़ा है आपने एसक्यूएल सर्वर में? कोलेशन मतलब होता है लैंग्वेज सेट, कि जैसे फ्रेंच, जर्मन, जैसे अभी यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट चल रहा है, यस, हाँ। ठीक है, तो वैसे क्या होता है कि बहुत सारे और अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो एनवेयर उन सभी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इसका नाम दे दिया मैंने कस्टम माइग्रेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये एक माइग्रेशंस फाइल बनाएगा, और उस माइग्रेशंस फाइल के अंदर इसका पूरा स्कीमा क्या करेगा, वो जनरेट कर देगा, जो भी हमने अभी टेबल बनाया है। माइग्रेशन मीन्स लेकिन पर्पज इसका क्या हो, इसका डिटेल से बता सकते हो? माइग्रेशंस का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर आपको जो भी हमारे पास एप्लीकेशन एंड के अंदर का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको हमें क्या करना है, मूव कराना है कहाँ पर, डेटाबेस एंड पे। तो उसके लिए एक सपोर्टेड फाइल क्रिएट होती है, उस फाइल को माइग्रेशन फाइल बोलते हैं, और इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसी कंटेंट को वो डेटाबेस के अंदर जा कर के माइग्रेट करता है। तो माइग्रेट करना मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, द कंटेंट फ्रॉम एप्लीकेशन एंड टू डेटाबेस। देखो ये क्रिएट कर दिया मतलब हाँ, मतलब माइग्रेशन का एक टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा क्या? हाँ, माइग्रेशन का टेबल भी क्रिएट हो जाएगा, और जितना भी आपके पास जो भी यहाँ पर हमने अभी स्कीमा बनाया है, मतलब जो मॉडल क्लास बनाया है, उसके अंदर का पूरा कंटेंट भी इसके अंदर रहेगा। देखो ये यहाँ से आप माइग्रेशन फाइल को देख भी सकते हो। जैसे अपन ये कोर्सेस है, तो उसको जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फॉर, जैसे अपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट बनाते हैं, याद होगा आपको एसक्यूएल स्क्रिप्ट में क्या होता है कि पूरा एसक्यूएल yes. फॉर्मेट में पूरा क्या बन जाता है, क्यूरीज बन जाता है। वैसे माइग्रेशन क्या होता है, ये कोड फर्स्ट अप्रोच में यूज़ होता है। इसके अंदर हम पूरा का पूरा जो भी हमारा डेटाबेस के अंदर स्कीमा होगा, इसमें अप और डाउन दो अलग अलग क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। अप जो होता है वो क्रिएट करने के लिए होता है, डाउन जो होता है वो डिलीट करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे आपको कभी हटाना है तो आप यहाँ पे कौन सा इवेंट चलेगा, डाउन चलेगा। तो ये इसका पूरा सिंटैक्स है। जैसे हमने कौन कौन से टेबल, यहीं समझ में आ जाता है कि हमने कितने टेबल क्रिएट करे इसमें, एक एम्प्लॉई, एक स्टूडेंट
और एक कोर्स के लिए होगा ये कोर्सेस। अभी बैकएंड के अंदर कुछ भी नहीं बना होगा, क्योंकि जब तक इसके लिए 2 कमांड है। अभी अपन ने सिर्फ माइग्रेशन फाइल बनाया है, और माइग्रेशन फाइल बनाने के बाद फिर आपको नेक्स्ट कमांड चलाना है अपडेट डेटाबेस। तो अब ये डेटाबेस में जाएगा, अपडेट डेटाबेस, यदि आपका कनेक्शन स्ट्रिंग इसको प्रॉपर मिलेगा तो। अपडेट डेटाबेस, तो ये अपडेट डेटाबेस किसके बेसिस में करता है? माइग्रेशन के से। ये बन गया, डन। अब ये देखो, ये माइग्रेशंस के करस्पॉन्डिंग क्या बनाया, ये पूरा क्यूरीज ही बनाया इसने भी, मतलब ये एक एसक्यूएल स्क्रिप्ट ही है। यदि आप देखोगे इनिशियली क्या है, ये पूरा एक एसक्यूएल स्क्रिप्ट ही इसने क्या करा है, जनरेट करा है। सेम जैसा स्क्रिप्ट अपन बनाते हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी ऐसा स्क्रिप्ट बन जाता है कि जब हमें कभी भी किसी भी डेटाबेस को किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेके जाना होता है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी पर्टिकुलर टेबल ये सब चीज़ें, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और दूसरा ऑप्शन अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एसक्यूएल स्क्रिप्ट। तो वो पूरा एसक्यूएल स्क्रिप्ट जनरेट हो जाता है, इसको कॉपी करते हैं और दूसरे मशीन पे जा कर के पेस्ट मार देते हैं, तो उससे पूरा का पूरा हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर है। अब इसके अंदर आप जाओगे सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर, अब इसको रिफ्रेश करोगे आप टेबल्स को, तो यहाँ पे देख सकते हो एक तो माइग्रेशन वाला बनेगा, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा एक तरह से जो क्या रहता है, माइग्रेशन की पूरी हिस्ट्री को कंटेंट करता है, कितने बार आपने माइग्रेशन करा, ठीक है। बाकी हमारे पास ये पूरे टेबल्स आपके क्रिएट हो गए। एक कोर्स का क्रिएट हो गया, प्राइमरी की हमने जिसको बनाया बन गया ये, ऐसे एम्प्लॉयज़ का क्रिएट हो गया, ऐसे स्टूडेंट का क्रिएट हो गया। ये स्टेप्स इसके अंदर हैं। अब इसके बाद फिर अपन को करना है क्रेड ऑपरेशंस, जो भी आपको करना है, मतलब आपका पूरा डेटाबेस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। बिना किसी डेटाबेस के अंदर हमने बिना कोई स्क्रिप्ट हमने नहीं लिखा, ठीक है। एवरीथिंग वी विल मैनेज बाय द एप्लीकेशन एंड। एप्लीकेशन एंड से हमने माइग्रेट करा, तो पूरा का पूरा कंटेंट हमारे डेटाबेस के अंदर क्या हो चुका है, रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो क्रेड ऑपरेशन है वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। पहले आप इतना कर कर के देखिए, फिर इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर रिलेशनशिप मैनेज करते हैं, मतलब कैसे हम फॉरेन की बनाते हैं, ठीक है। वो चीज़ें भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मतलब सब कुछ आप एप्लीकेशन एंड से कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए आज के लिए इतना ही।